नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बलूदी जी की पुस्तक हमारी अभी चल रही थी। आज हम इस पुस्तक की 28वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है और अजय सिंह रावत जी की जो किताब हमने कवर करी एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसको नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट से पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास में भी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के एमसीक्यूज को हम कर रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस चंद राजा के ताम्रपत्र लेख में सौर के लिए वाल्दिया का देश कहा गया है? पहला क्वेश्चन तो यह हो जाएगा, वाल्दिया का देश किसको कहा जाता था? शौर यानी पिथौरागढ़ को। किसके ताम्रपत्र में यह बात कही गई है? यह बात बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र में कही गई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्रों में सौर के लिए क्या कहा गया है? तो वाल्दिया का देश। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था सौर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। सौर नाम का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वह किस अभिलेख में मिलता है? तो एक अभिलेख है जिसका नाम है बास्ते अभिलेख, इसमें मिलता है। यह जो अभिलेख है राजा आनंद मल, जो मल राजा इस क्षेत्र में शासन करते थे, तो आनंद मल का यह अभिलेख माना जाता है जिसमें सौर का हमें पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, सौर नाम का। नेक्स्ट है, चंद राजाओं के करों से संबंधित मूनाकोट ताम्रपत्र किस चंद राजा का है? तो मूनाकोट ताम्रपत्र भी हमें यहीं से मिला है, पिथौरागढ़ से मिला है। यह जो मूनाकोट ताम्रपत्र है एक इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है, क्योंकि चंद काल में जिस जिस प्रकार के टैक्स लगते थे, चंद काल के करों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? चंद काल के करों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मूनाकोट ताम्रपत्र, और यह ताम्रपत्र चंद राजा लक्ष्मी चंद का है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, मढ़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं, उनकी लोकेशन कई बार आपसे पूछी जाती रहती है। जिस तरह से अब सवाल बन रहे हैं, तो एक या दो सूर्य मंदिर को याद करने से अब आपका काम नहीं चलेगा। हो सकता है एग्जाम में आपके पास मिलान करने के लिए आ जाए कि सूर्य मंदिर और उनके जनपदों का मिलान कीजिए। ऐसा ही एक सूर्य मंदिर है, इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर। यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर जिनको आपने याद करना है। एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है कुलसारी सूर्य मंदिर, एक का नाम है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। ठीक है, एक है हमारा मंजियाली सूर्य मंदिर। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, फिर इनके जनपदों की बात करेंगे। एक है हमारा खेती खान का सूर्य मंदिर। ठीक है, एक है पलेठी का सूर्य मंदिर, और एक काफी फेमस है कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये चमोली में स्थित है। जो भटवाड़ी और मंजियाली के सूर्य मंदिर हैं ये आपके उत्तरकाशी में है। खेती खान का जो सूर्य मंदिर है ये चंपावत में पड़ता है। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी के देवप्रयाग में पड़ता है, और कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में पड़ता है। ये उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर जिनके जनपद पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्कोट आराकोट यात्रा प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? देखिए, जो अस्कोट आराकोट यात्रा है यह यात्रा आपके हर 10 साल में आयोजित करी जाती है, यानी 10 वर्षीय यात्रा है। प्रत्येक 10 साल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिथौरागढ़ के अस्कोट से यह यात्रा शुरू होती है, उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है। ठीक है, कितने साल में यह यात्रा होती है? हर 10 साल में यात्रा होती है। यह यात्रा कौन सी संस्था के द्वारा आयोजित करी जाती है? तो पहाड़ संस्था का नाम आपने ध्यान रखना है। नैनीताल की एक इंपॉर्टेंट संस्था है पहाड़ संस्था। इस संस्था के द्वारा हर 10 साल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। पहली बार ये जो यात्रा करी गई थी 1974 में हुई थी। पहाड़ संस्था के द्वारा यह यात्रा 1984 के बाद से लगातार कराई जा रही है। ठीक है,
इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ के गांवों को जानना, यहाँ की जो संस्कृति है उसको जानना, गांवों की हालातों के बारे में, उनकी दशाओं के बारे में जानकारियों को समझना और यहाँ के गांवों को, गांव में जो बदलाव हो रहे हैं उनको समझने का प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस वर्ष इस यात्रा का आयोजन 6ठी बार किया गया। पहला 1974, दूसरी 1984, तीसरी 1994, चौथी 2004 और पांचवी 2014 में और छठी जो हो रही है 2024 में। इस वर्ष का जो यहाँ की थीम थी इस यात्रा की, लगभग 1000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होती है। इस वर्ष की जो थीम थी उसका नाम था उद्गम से संगम तक। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की तीजन बाई ये किसको कहते हैं? ये कहा जाता है ऑप्शन बी कबूतरी देवी को। जो कबूतरी देवी हैं ये उत्तराखंड की एक फेमस लोक गायिका हैं। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका इनको माना जाता है। इनको कुमाऊं कोकिला के नाम से भी जानते हैं। लोक संगीत से इनका संबंध है। तो एक काफी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और कुमाऊं कोकिला और उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं कबूतरी देवी और इन्हें ही उत्तराखंड की तीजन बाई कहते हैं। ठीक है, बसंती बिष्ट की बात करें तो इनको लेकर के भी एक सवाल आता है कि राज्य की पहली महिला जागर गायिका कौन है? पहली महिला लोक गायिका पूछेगा तो कबूतरी देवी और पहली महिला जागर गायिका पूछेगा तो बसंती बिष्ट। ठीक है, विद्यावती डोभाल की बात करें, ये उत्तराखंड की पहली महिला लेखिका मानी जाती हैं। और भागीरथी देवी की बात करें तो उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हंसा मंडराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, हंसा मंडराल की बात करते हैं, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ये राज्य की पहली महिला हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में जिन कोचेस के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके कोचेस को दिया जाता है जो उनके प्रशिक्षक होते हैं। तो हंसा मंडराल वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार इनको 2001 में मिला था। इनका संबंध भी मूल रूप से पिथौरागढ़ से ही है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गबला देव उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देखिए, गबला देव उत्सव की बात करें या ये सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि गबला देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं, क्योंकि जनजातियों को लेकर के, यहाँ की संस्कृति को लेकर के सवाल बन जाते हैं। जो गबला देव हैं आपके, ये भोटिया जनजाति की ही जो एक उपजाति मानी जाती है शौका, इनके प्रमुख आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, और ये जनजाति मुख्य तौर पर कहां निवास करती है? पिथौरागढ़ में निवास करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गबला देव को भगवान गणेश का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो शौका जनजाति के ये प्रमुख देव माने जाते हैं। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। पिथौरागढ़ में ही एक और जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, वो भी सवाल बनता है। राजी जनजाति के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। राजी जनजाति का जो मूल स्थान है वो पिथौरागढ़ है। राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहते हैं और राजी जनजाति में आवाज को रौत्यूड़ा कहते हैं। यह सवाल पेपर में बना है। ठीक है, नेक्स्ट है उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब की गई थी? तो हम उत्तराखंड के प्रमुख नगरों को देख रहे थे और उन्हीं नगरों के साथ जनपदवार अध्ययन कर रहे थे। हमने नैनीताल को कंप्लीट कर लिया, हमने अल्मोड़ा को देख लिया, चंपावत को देख लिया, पिथौरागढ़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं उधम सिंह नगर। इसके बाद आपका कुमाऊं में केवल बागेश्वर बसता है। इनको कवर करके फिर हम गढ़वाल की तरफ यहां पर चलेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे उधम सिंह नगर जनपद के एमसीक्यूज। उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर को जनपद के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अलग अलग किताबों में इसकी तिथि अलग अलग दी गई है। कुछ जगहों पर 26 तारीख को, कुछ जगहों पर 29 तारीख, कुछ जगहों पर 30 तारीख को इस तरह से दिया गया है। ठीक है, जो ज्यादा सही माना जाता है उसे आपने 30 सितंबर को ही याद करना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जनपद की, वहां पर भी 30 सितंबर ही दिया गया है। ठीक है, जो उधम सिंह नगर है ये उत्तराखंड का एक मैदानी जनपद है। उत्तराखंड में 2 ही जनपद मैदानी है, एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में काफी सारे महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे काशीपुर है, खटीमा है, पंतनगर है, रुद्रपुर है, बाजपुर है। आपके पास सवाल होगा इसका मुख्यालय कहां पर है?
तो उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी जिला है उत्तराखंड का और इसे किस जनपद से अलग किया गया था? तो इसे नैनीताल से अलग किया गया था। ठीक है, 1995 में नैनीताल का जो मैदानी भाग था जिसमें ज्यादातर तराई भाबर का इलाका था उसको अलग किया गया और उधम सिंह नगर के रूप में बनाया गया। जो उधम सिंह नगर है ये अपनी सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करता है? यूपी के साथ। सवाल आता है यूपी के साथ लगने वाला या सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जनपद कौन है? वो उधम सिंह नगर है। ठीक है, जो मुस्लिम लेखक थे मध्यकाल के दौरान उन्होंने उधम सिंह नगर को या इस वाले इलाके को विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम हमें मागध देखने को मिलता है। मागध का मतलब होता है रोगों की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था? जब उत्तराखंड राज्य बनने की बात चल रही थी, लोकसभाओं में प्रस्ताव पेश होने थे या हो चुके थे, उस दौरान ये जो मैदानी जिला है उधम सिंह नगर, इसे भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए या इसे यूपी में रहने दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा चल रही थी। एक कमेटी बनाई गई जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में। उस कमेटी की सिफारिशों पर उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन विधेयक था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, वो लोकसभा में आया था 27 जुलाई 2001 को। इसके 2 दिन के बाद 29 जुलाई 2001 को इस कमेटी का दौरा होता है उधम सिंह नगर का और ये कहते हैं कि उधम सिंह नगर को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, बाद में राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जाता है 10 अगस्त को। KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, वो हस्ताक्षर कर देते हैं 28 अगस्त को और यह पारित हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जनपद में होता है? गन्ना जो है उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल है। उत्तराखंड की पहली प्रमुख फसल क्या है? वो गेहूं है। उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख फसल चावल है और तीसरी प्रमुख फसल जो है वो गन्ना है। ठीक है, गेहूं और चावल में कंफ्यूजन मत करना। भारत की प्रमुख फसल पूछेगा तो वो चावल है, नंबर 2 पर गेहूं आती है। उत्तराखंड में इसका नंबर 2 और नंबर 1 में उल्टा चलता है। ठीक है, जो गन्ना है सबसे ज्यादा वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ही होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपको पूछेगा गन्ना विकास संस्थान कहां पर है और एक पूछेगा गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो गन्ना विकास संस्थान ये काशीपुर में है और गन्ना अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, कुछ दिन पहले भी हमने इसको कवर किया था जब हमने उत्तराखंड की कृषि के बारे में इसी सीरीज में बात करी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद उधम सिंह नगर है और सबसे कम वाला कौन है? चमोली जनपद। उधम सिंह नगर स्थित लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर बनी है? लोहिया हेड परियोजना कहां पर है? यह आपके उधम सिंह नगर में है। ध्यान रखना, इसी से मिलता जुलता एक नाम है लोहारी नागपाला परियोजना, वो अलग है। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर बनी हुई है। लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर बनी है, उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट परियोजनाएं या बांध हैं जो उधम सिंह नगर के अंदर हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे एक बांध है बेगुल बांध। बेगुल बांध जो है आपका ये उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थित है। बेगुल और सुखरी नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। एक और बांध है उधम सिंह नगर में जिसका नाम है तुमड़िया बांध। तुमड़िया बांध जो है यह आपके फीका नदी, इसे कुछ जगहों पर पीखा नदी भी लिखा गया है, फीका नदी के ऊपर बना हुआ है तुमड़िया बांध। यह भी उधम सिंह नगर में है, काशीपुर में। ठीक है, एक बांध है जिसका नाम है बौर बांध। जो बौर बांध है यह भी उधम सिंह नगर के अंदर है, बौर और ककराला नदी के ऊपर बना हुआ है, उधम सिंह नगर के किच्छा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नानक मत्ता गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं नानक मत्ता के बारे में। नानक मत्ता आपके उधम सिंह नगर में है और इस नाम से गुरुद्वारा भी आपके यहीं पर स्थित है। ठीक है, नानक मत्ता के बारे में माना जाता है कि जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, वे अपने शिष्य 2 शिष्यों के साथ, 2 शिष्यों के नाम क्या थे? एक के नाम थे बाला और दूसरे के नाम थे मर्दाना। ठीक है, इनके साथ सन 1508 में वे नानक मत्ता में आए थे।
क्वेश्चन बन सकता है कब आए थे, किनके साथ आए थे, इनके शिष्यों के नाम बताइए, तो इस फैक्ट को याद करेंगे। नानकमत्ता का प्राचीन नाम कई बार पेपर में पूछा गया है। नानकमत्ता का जो प्राचीन नाम है वो बख्शी था, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नानकमत्ता का अन्य नाम क्या है, तो नानकमत्ता को तपेड़ा के नाम से या सिद्धतमा के नाम से भी जाना जाता है। नानकमत्ता नाम पढ़ने से पहले इसका नाम तपेड़ा, सिद्धतमा ये सारे थे। सबसे प्राचीन नाम इसका बख्शी माना जाता है। उपनाम भी है इसका, इसे कुमाऊं का अन्न भंडार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को करते हैं या नहीं करते हैं, इस प्रकार का सवाल पेपर में बन जाता है। कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल से टच नहीं करते हैं। कुमाऊं के ऐसे केवल 2 जिले हैं जो गढ़वाल से नहीं लगते। एक हमारा चंपावत है और एक हमारा उधम सिंह नगर है, ठीक है। तो चंपावत और उधम सिंह नगर 2 ही जनपद हमारे केवल ऐसे हैं कुमाऊं के 6 जनपदों में जो गढ़वाल के साथ बॉर्डर सीमा साझा अपनी नहीं करते। तो क्वेश्चन पेपर में बना था कुमाऊं के कितने जिले करते हैं, तो कुमाऊं के 4 जनपद करते हैं। इन दोनों को छोड़ करके बाकी के चारों, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और आपका पिथौरागढ़ उसमें शामिल है, ठीक है। सवाल अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए कि गढ़वाल के कितने जिले हैं जो कुमाऊं के साथ सीमा साझा करते हैं। गढ़वाल में जिलों की संख्या 7 है, लेकिन इन 7 जिलों में केवल 2 जिले हैं जो कुमाऊं के साथ लगते हैं, यानी गढ़वाल के 5 जिले कुमाऊं से नहीं लगते। गढ़वाल के 2 जिले वो कौन से हैं, एक है पौड़ी और एक है चमोली, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। तो मौर्यकाल की स्वर्ण मुद्राएं हमें उत्तराखंड में कहां से मिली हैं, ये मिली हैं खटीमा से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उधम सिंह नगर से मिली है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बतानी है कि किस शहर से मिली है। खटीमा को लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती है। पहली चीज तो यही याद करेंगे। दूसरी बात याद करेंगे, खटीमा का पूर्व नाम क्या था। तो खटीमा का पूर्व नाम मकरपुर देखने को मिलता है, इसको ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा थारू जनजाति के कारण इस क्षेत्र का नाम थड़वाट के नाम से भी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ, आपने डेट सहित बताना है। खटीमा गोलीकांड को उत्तराखंड में काला डे या काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है किस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, खटीमा गोलीकांड। कब हुआ था, यह हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ, जिसमें कई सारे लोग शहीद हो गए थे, जिसमें प्रताप सिंह शामिल हैं, भुवन सिंह शामिल हैं, परमजीत सिंह, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, ये सभी व्यक्ति इस घटना में शहीद हुए थे, ठीक है। 2 सितंबर 1994 को क्या हुआ, खटीमा गोलीकांड का विरोध हो रहा था मसूरी में और मसूरी कांड घटित हुआ 2 सितंबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 को कौन सी घटना हुई थी, यह हुआ था रामपुर तिराहा कांड, जिसे मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रामडोला का मेला कहां पर लगता है, यह क्वेश्चन भी पेपर में बना था। रामडोला का मेला आपके उधम सिंह नगर के खटीमा में लगता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं उधम सिंह नगर के, जैसे आपका चैती का मेला है, सिसला मेला है, अटरिया देवी मेला है। ये सारे मेले कहां लगते हैं, उधम सिंह नगर में। बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है। उधम सिंह नगर का एक इंपॉर्टेंट शहर है बाजपुर, यह आपके घूमा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उधम सिंह नगर में कल्याणी नदी है, इस नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा रुद्रपुर, ठीक है। जो घूमा नदी है, इस नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा बाजपुर। और ढेला नदी की बात करें, इस नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा काशीपुर। गौला नदी के आप जानते ही हैं, हल्द्वानी जो है वो प्रमुख है जो इस नदी के तट पर बसा है। तो इन 3 शहरों का और इन 3 नदियों का आपने क्रम याद करना है। क्रम पूछ सकता है कि सही मिलान करो, तो कल्याणी नदी रुद्रपुर की है, घूमा नदी बाजपुर और ढेला काशीपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है। हरिपुरा जलाशय जो है आपका, यह बाजपुर में ही स्थित है, यह बाकरा नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट
कौन सा है, कहां पर बना है, वो हरिपुरा में ही बना है। ठीक है, किस नदी पर है, बाकरा नदी के ऊपर है। इस बाकरा नदी को कुछ जगहों पर शाकरा नदी भी लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखना। कहां पर है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात होगी तो उधम सिंह नगर के बाजपुर में। बाजपुर का पुराना नाम क्या था, यह क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। इसका पुराना नाम था मुंडिया। बाजपुर परगने को पहले मुंडिया का परगना कहा जाता था। इसके अलावा बाजपुर का एक और पुराना नाम है, इसे सफा खाने के नाम से भी जाना जाता था। बाज बहादुर चंद ने ही इसे बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट है शाह जफर किसका प्राचीन नाम था। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधम सिंह नगर के एक और शहर को लेकर के यहां पर फैक्ट है। जो शाह जफर है यह प्राचीन नाम था जसपुर का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तराई में स्थित या उधम सिंह नगर के अंदर स्थित सबसे अच्छी जलवायु वाला जो नगर माना जाता है वो इसी जसपुर को माना जाता है, जिसका प्राचीन नाम शाह जफर था। ठीक है, माना जाता है चंद राजाओं के जो राजमंत्री थे जिनका नाम था जशोधन जोशी, उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जसपुर पड़ा था बाद में। ठीक है, पहले इसे शाहजफर के नाम से या शहजगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ही इसका नाम शाहजफर हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको यहां पर समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।